अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। 3-4 चीज़ों पर मैं आपसे इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ और बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी की सारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ने जो आज फैसला सुनाया है, इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट का मुतवक्के चीफ जस्टिस कौन है, किसको होना चाहिए, उसूली तौर पर कौन बनना चाहिए, लेकिन किसको बनाया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों पर ज़रा इस वीडियो में बात करते हैं और यहीं से शुरू कर लेते हैं। देखें, हसनात मलिक साहब ने यह खबर दी कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया जा रहा है। अब जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो हैं वो सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। अगर मलिक शहजाद साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं वो एलिवेट हो गए हैं, तो मलिक शहजाद साहब ऊपर आ जाते हैं, तो उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो शुजात अली खान साहब हैं, जस्टिस शुजात अली खान। और उनके बाद जो दूसरे नंबर पर जज हैं सीनियर, वो जस्टिस अली बाकर नचवी हैं और तीसरे नंबर पर जस्टिस आलिया नीलम साहिबा हैं। अब जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, जब मैं लाहौर में रिपोर्टिंग करता, लाहौर में था और लाहौर में अदालत में जाया करता था, लाहौर हाई कोर्ट में, तो मैं जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के बहुत सारे केसेस जो उनकी अदालत में लगते थे, ख़ास तौर पर जब डीबी बनी थी और उसमें नैब के केसेस होने जाते थे, तो वो बहुत तफसील के साथ वो मैंने सारे केसेस अटेंड किए हुए हैं। अब आलिया नीलम साहिबा जो हैं, इनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि वो नून लीग को बहुत सपोर्ट करती हैं, नून लीग के लोगों को बहुत रिलीफ देती हैं। उस ज़माने में जो केसेस है ख्वाजा आसिफ का आमदन से ज़्यादा असासों का केस, नैब ने बहुत अच्छा, उस वक्त जो है वो मुझे याद है, फैसल बुखारी साहब हुआ करते थे नैब के प्रोसिक्यूटर, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उस केस को लड़ा, बड़े शवाहिद पेश किए और एक वक्त में ऐसा लगता था कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो ये आमदन से ज़्यादा असासों के केस में फंस गए हैं, वो चीज़ें साबित नहीं कर पाएंगे। लेकिन जस्टिस आलिया नीलम साहिबा उस बेंच को हेड कर रही थी, डीबी को, और उसमें हमने ये देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब को वहाँ से रिलीफ मिला, राना सनाउल्लाह साहब को रिलीफ मिला, बहुत सारे नून लीग के लोगों को रिलीफ मिला। अब मैं ये नहीं कहता, मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि जस्टिस आलिया नीलम बाइस्ड हैं या नून लीग के लिए कोई नरम गोशा रखती हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का उस वक्त ये बड़ा एक मौक़िफ़ रहा है कि जस्टिस आलिया नीलम जो हैं वो आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप की जो हैं वो जज हैं। लेकिन अब है इस बात पर जाहिर है, जब आप तीसरे नंबर के जज को चीफ जस्टिस लगाएंगे तो हैरत यकीनन इस बात पर होगी कि क्यों लगाया जा रहा है इनको, ये पिक एंड चूज क्यों किया जा रहा है। उसूली तौर पर तो शुजात अली खान साहब जो सीनियर मोस्ट हैं, और जो रिवायत भी है और हमेशा से यूं ही होता चला आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी यूं होता है, हाई कोर्ट्स में भी ये होता है कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं चीफ जस्टिस के जाने के बाद, उनको चीफ जस्टिस लगा दिया जाता है। तो आखिर क्यों ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ रहा है कि जिसमें आप सीनियर मोस्ट को नहीं लगाना चाहते, उसके बाद को वाले जज को भी नहीं लगाना चाहते, तीसरे नंबर पर जाकर जस्टिस आलिया नीलम को आप लाकर चीफ जस्टिस लगाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही हैरत की बात होगी आखिर। और इसके लिए शायद पता नहीं रूल्स में तब्दीली करना पड़े, कोई एक्ट लाना पड़े, मुझे नहीं पता कि क्या करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल अभी तक कोई ऐसा प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है लाहौर हाई कोर्ट में कि आप सीनियर जजेस को छोड़कर नीचे से तीसरे चौथे नंबर के जज को उठाकर चीफ जस्टिस लगा दें। अगर तो ये होने जा रहा है, और देखें अगर हसनात मलिक साहब ने खबर दिया तो यकीनन ये सरगोशी भी मौजूद होगी और इस पर गौर, कम अज़ कम ये तो ज़रूर है कि इस पर गौर किया गया होगा। हो सकता है कि हतमी फैसला भी ना किया गया हो, लेकिन उनको कंसिडर ज़रूर किया गया होगा, गौर ज़रूर किया गया होगा कि जस्टिस आलिया नीलम साहबा को चीफ जस्टिस लगा दिया जाए। जाहिर है तभी तो ये खबर निकली है, और इस सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर तरीन हमारे दोस्त हैं वो ये खबर दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के लिए अगर रूल ब्रेक किया जा रहा है और रिवायत भी तोड़ी जा रही है और अपनी मर्जी का नीचे से जज को उठा के ऊपर एलिवेट किया जा रहा है या चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है, तो जाहिर है कि ये जो अदालती रिवायात के भी ख़िलाफ़ है और ऐसी कोई नज़ीर भी हमें माजी में नहीं मिलती। तो जाहिर है इसके पीछे फिर क्या इंटेंशन क्या है, उसको भांपना और उसको देखना बिल्कुल मुश्किल दिखाई नहीं देता। दूसरा जो मामला है, आज इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है, अगरचे इलेक्शन कमीशन से यही तवक्को की जा सकती थी, इलेक्शन कमीशन से और आप क्या तवक्को करेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला नहीं देना था तो फिर ऑर्डिनेंस ही क्यों लाया गया था। ऑर्डिनेंस लाने का मकसद ही यह था कि ट्राइब्यूनल्स चेंज किए जाएं। आप देखें कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जो ट्राइब्यूनल था, उसमें इस्लामाबाद की 3 नशस्तों का मामला चल रहा था। इस्लामाबाद की तीनों नशस्तें के जिसमें हमने देखा कि ओपन एंड शट केसेस को माना जा रहा है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर के फॉर्म 45 तहरीक लब्बैक और पीटीआई के उम्मीदवारों के फॉर्म 45 के साथ मैच कर रहे हैं, और अदालत में पता चल गया कि जितने फॉर्म 45 हैं कम अज़ कम उतने तो मैच ही कर रहे हैं, किसी के पास 200 हैं, किसी के पास 250 हैं, लेकिन वो मैच कर रहे हैं। लेकिन वो शख्स जो जीता है उसके फॉर्म 45 मैच नहीं कर रहे, अब वो दे ही नहीं रहा था। अब उन्होंने अपने फॉर्म 45 दिए ही नहीं,
अदालत में और कहा कि जी हमें इस अदालत पे एतमाद नहीं है, इसलिए हम अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करा रहे। उधर से ऑर्डिनेंस आ गया, इधर से इनकी दरख्वास्त चली गई, चट मंगनी पट बया, फटाफट अरेंजमेंट करके एक समाअत हुई। एक में तो पहले काबिल समाअत करार दिया गया, उसके बाद समाअत हुई और इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया कि जनाब ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और हम जो है इसे आपका ट्राइब्यूनल चेंज कर देते हैं। अब इलेक्शन कमीशन का ट्राइब्यूनल चेंज करना ये बुनियादी तौर पर जो है और मंतकी तौर पर अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज पर अदम एतमाद का इजहार है। यानी एक दरखास्त गुजार आकर इलेक्शन कमीशन से शिकायत करता है कि जी मुझे इस जज पर एतमाद नहीं है, इलेक्शन कमीशन देखे बगैर कि वो जज ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है और एक तरफा कार्रवाई करते हुए वो फैसला सुना देते हैं कि ठीक है जी आपका ट्राइब्यूनल तब्दील कर दिया जाता है। अब ट्राइब्यूनल को तब्दील करना बुनियादी तौर पर इसका मकसद ही ये था, ये ऑर्डिनेंस लाने का बुनियादी तौर पर मकसद ही ये था कि ये ट्राइब्यूनल तब्दील कर दिए जाएं। तो अब हमें साफ समझ आती है कि पूरा मंसूबा क्या था, ये पूरा खेल क्या था। और ऑर्डिनेंस का आना, रातों रात आना, इस पर इलेक्शन कमीशन का जो है वो उस पर प्रेसिडेंट का दस्तखत कर देना। और प्रेसिडेंट भी कौन? यूसुफ रज़ा गिलानी, जो कायम मकाम सदर थे और यूसुफ रज़ा गिलानी खुद इसमें फरीक हैं, उनके अपने केसेस ट्राइब्यूनल के पास हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब दस्तखत कर एक ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं कि नहीं जनाब रिटायर्ड जजेस पर भी मुश्तमिल जो है वो ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है। अब क्या होगा? अब अगर इसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया जाता, अगर इस पर अदालतें फैसला नहीं देती, अगर ये ऑर्डिनेंस बरकरार रहता है, अगर ये ट्राइब्यूनल तब्दील हो जाते हैं, तो फिर आज की तारीख नोट कर लें और मेरा यह जुमला नोट कर लें कि अगले 5 साल तक ये ट्राइब्यूनल्स जो अब बनाए जाएंगे वो ट्राइब्यूनल्स अगले 5 साल तक इन केसेस का फैसला नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि कोई अपने आप को सचमुच का एमएनए समझना शुरू कर दे, उससे जेन्युइनली किसी को शिकायत हो जाए लाने वालों को, तो फिर इसका कोई फैसला जल्दी आ सकता है। अदरवाइज ये जब तक असेंबली मौजूद है, ये इनको आप एमएनए ही तस्वुर कीजिए। तो वो पूरा जो खाका तैयार किया गया था उस खाके में रंग भर दिए गए हैं। आज हमारे जो सीनियर दोस्त हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने भी यही ट्वीट की। उन्होंने कहा कि ये तो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि आप ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि उनके बारे में कहा गया कि जी ये कानूनी तकाजे पूरे नहीं कर रहे। उनके बारे में इस्लामाबाद के तीनों इन लोगों ने जाकर शिकायत की, जो जीते हैं फॉर्म 47 पर जीते, इन तीनों ने जाकर शिकायत की कि जी वो हमें कह रहे हैं कि मैं जेल भेज दूंगा अगर जाली डॉक्यूमेंट जमा कराओगे, और वो हमें सुन नहीं रहे। हालांकि वो तो ढूंढ रहे हैं कि आइए कि आप आकर अपने डॉक्यूमेंट जमा कराइए। एक तरफ तो ये लोग पेश नहीं हो रहे और फिर कह रहे हैं कि हमें सुना नहीं जा रहा। तो ये जिस किस्म का खेल खेला जा रहा है, ये बिल्कुल अब यहाँ होकर सामने आ गया है, इसमें कोई हैरत की बात नहीं बची। तीसरी स्टोरी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि अब जैसे कि आप जानते हैं कि इमरान खान पर एक ही केस बाकी बचा है और वो केस जो है वो इद्दत का केस बचा है जिसमें उनकी सज़ा है। और वो भी अगर फैसला 29 तारीख को सुना दिया गया होता तो शायद ये केस भी ना बचा होता। लेकिन हुआ ये कि खावर मानेका के शोर शराबे पर जज शाहरुख अर्जमन ने यह कह दिया कि जी ठीक है, मैंने जो फैसला उन्होंने महफूज किया था, फैसला महफूज करने के बाद वो रिक्यूज करके चले गए, तो उन पर जो है उनके खिलाफ अब दरखास्त दायर की गई है। सलमान सफदर ने, खालिद यूसुफ साहब ने, इन लोगों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त की है और ये दरखास्त इमरान खान साहब की तरफ से और बुशरा बीबी दोनों की तरफ से है और अलग अलग जो है वो दरखास्तें की गई हैं। मसलन इमरान खान साहब की तरफ से ये कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि जो जज शाहरुख अर्जुमन हैं उनको फैसला महफूज फैसला सुनाने का हुक्म दिया जाए। उनसे कहा जाए कि जो चूंकि आप केस का ट्रायल मुकम्मल कर चुके हैं, आप इसको सुन चुके हैं, पूरा केस इसकी पूरी प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं, आप इसका फैसला महफूज कर चुके हैं, तो फिर आप वो फैसला सुना दीजिए। ये दरख्वास्त अदालत से की गई है जिसको कल मियां गुल हसन औरंगजेब साहब सुनने जा रहे हैं। दूसरा ये दरख्वास्त भी की गई है कि हाई कोर्ट खुद 10 केस की अपीलें सुनकर फैसला करे, यानी या ये कर लें या फिर ये करें कि हाई कोर्ट खुद 10 केस की अपीलें सुने और सुनकर फैसला करे। और बुशरा बीबी की जानिब से भी ये दरख्वास्त की गई है। तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो दरख्वास्त है, इस पर कल समाअत होने जा रही है। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं वो इसकी समाअत करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि फिर क्या, अगर तो ये शाहरुख अर्जुमन के पास वापस जाता है और वो वही महफूज फैसला सुनाते हैं जो उन्होंने महफूज कर रखा था, तो फिर उससे हमें अंदाज़ा ये होता है कि वो फैसला शायद इमरान खान के हक़ में आ सकता है, क्योंकि अगर वो हक़ में ना आ रहा होता तो खावर मानेका को इतना प्रॉब्लम ना होता और वो इतना शोर शराबा करके उस फैसले को ना रुकवाते और रुकवाने के बाद अदालत से बाहर निकल कर नारे लगाते हुए, अपनी जीत के नारे लगाते हुए हमें नज़र ना आ रहे होते। तो अब देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर क्या फैसला करती है। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, जिन्होंने चीफ जस्टिस के साथ मिलकर अभी हाल ही में साइफर का में इमरान खान की बरियत का फैसला सुनाया था,
वो अब देखते हैं कि इस मामले में इसको सुन के क्या अपनी राय देते हैं या क्या फ़ैसला देते हैं। दो बातें सिर्फ मैं और करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि कैप्टन सफदर साहब ने तकरीर करते हुए शोर मचाया है और कैप्टन सफदर साहब फरमा रहे हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये चोर है और इसने इलेक्शन चोरी किया है, और वो कह रहे हैं 70 साल से ये चोरी करता चला आ रहा है और इन्फ्लुएंस में है। किस किस्म के इल्जाम लगाए हैं कैप्टन सफदर साहब ने, सुन लीजिए। पहले नहीं खुलते। मैं चोर इलेक्शन कमिश्नर के पास गया। ये पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन चोरों की हिमायतगाह है। रिकॉर्ड करो बचोर, चलाओ मीडिया पे। ये इलेक्शन कमीशन हमेशा फेल हुआ। 1947 से लेके आज तक ये मुल्क में इलेक्शन नहीं करवा सका। सब सिफारशी बैठे हुए इलेक्शन कमीशन में। मैंने इलेक्शन कमिश्नर को कहा 22,000 वोट काला डाका में पड़ता है, 22,000 तो औरत ही नहीं है। कब्रा भी गिनो औरतें नहीं है, फिर भी नहीं पूरे होते। बैठ चलो, बैठ चलो। इलेक्शन कमीशन हमेशा फेल हुआ है इलेक्शन करवाने में। ये तो फौजियों का रिफरेंडम है, जियाउल हक का रिफरेंडम है, मुशर्रफ का रिफरेंडम है। हमें वैसे ही बापर्दा औरतें लेके पोलगों पे जाते हैं, हाजी नमाजी उधरी जानमाज़ें लेके जाते हैं, सारा दिन वोट डालते हैं, निकलते दूसरे के बक्से में। तो ये कैप्टन सफदर साहब चार्जशीट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को और वो कह रहे हैं कि ये चोर इलेक्शन कमीशन है। 1947 से लेकर आज तक ये फेल हुआ इलेक्शन कराने में। इस मर्तबा भी वो ये समझते हैं कि ये उस तरह का रेफरेंडम है जैसा ज़िया-उल-हक के ज़माने में हुआ था। तो इस तरह के संजीदा नौयत के इल्ज़ाम आप सोचेंगे अगर नून लीग के लोग इस इलेक्शन को मानने के लिए तैयार नहीं है तो PTI कैसे मान सकती है। हालांकि नून लीग की तो अपनी हुकूमत है। तो ये कैप्टन सफदर साहब फरमा रहे हैं। आखिरी बात यह है कि हद तक इज़्ज़त के बिल पे बड़ा शोर मचा हुआ है और उसमें जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उन्होंने ये कहा है कि ये जो हद तक इज़्ज़त का बिल है इसमें पीपल्स पार्टी ने खेल खेला है। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ मिलकर हमसे धोखा किया है, चीट किया है। और वो कहते हैं कि जी जहाँ इस पर एक तो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया और फिर जब चीफ जस्टिस जो गवर्नर पंजाब हैं वो चले गए छुट्टी पे तो स्पीकर ने इस पर दस्तखत कर दिए, तो क्यों इसको बिल को वापस करके नहीं गए। अब पीपल्स पार्टी इस पर सच्चा होने की कोशिश करिए। नहीं तो हम तो सहाफ़ियों के साथ हैं, हम तो सहाफ़ियों के साथ हैं। हम सहाफ़ियों के कितना साथ हैं पीपल्स पार्टी। सिर्फ एक रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट सामने आई है और वो बताती है, उस रिपोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए सबसे ख़तरनाक सूबा सिंध है। यानी सिंध को सहाफ़ियों के लिए सबसे ख़तरनाक सूबा करार दिया है। किस बुनियाद पर? कि यहाँ पर एक साल में 184 सहाफ़ियों पर हमले हुए हैं। सहाफ़ियों पर 184 हमले और उनमें 10 सहाफ़ी जाँ बहक हो गए हैं। ये आदाद-ओ-शुमार पाकिस्तान के किसी भी दूसरे सूबे की निस्बत कई गुना ज़्यादा हैं। इसलिए कहा गया है कि ये जो है सबसे ख़तरनाक सूबा है सिंध सहाफ़ियों के लिए। और पीपल्स पार्टी बजाय इसके कि इन आदाद-ओ-शुमार को रिस्पॉन्ड करे, सच्चा होने की कोशिश कर रही है कि नहीं जी हम तो हद तक इज़्ज़त बिल में सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं, जबकि वो नहीं खड़े हैं। ये उनके अमल से दिखाई देता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।